कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, लास्ट में पढ़ा था। ठीक है, एक बार इसी को थोड़ा दोबारा से देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ लोकोमोशन या कहो मसल कंट्रैक्शन, दो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का हम जिक्र करते हैं। वैसे तो बहुत सारे और प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो मेन प्रोटीन है दो, वो कौन कौन से हैं? एक्टिन और मायोसिन। तो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर टू, वन इज एक्टिन, अनदर इज मायोसिन। ये दोनों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऐसा नहीं कि स्केलेटल मसल्स में ही है, ये बाकी दोनों मसल्स में भी है, लेकिन स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो डार्क और लाइट बैंड की अपीयरेंस देता है वो यहाँ पर है। अदरवाइज प्रेजेंट ये दोनों के दोनों मायोफिलामेंट्स उसमें भी हैं, स्मूथ मसल्स में भी हैं और आपकी कार्डिक मसल्स में भी है। ठीक है, तो एक्टिन जो होगा ये बनाएगा थिन फिलामेंट और मायोसिन बनाएगा थिक फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन is made up of three different type of protein. This actin filament is mainly made up of a polymer known as F-actin, F for filamentous. ठीक है, ये किसका बना हुआ है? G-actin मोनोमर्स का। ठीक है, G-actin मोनोमर। उसके बाद था यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन और तीसरा प्रोटीन था ट्रोपोनिन। ठीक है, ये तीनों मिलके थिन फिलामेंट बनाते हैं एक्टिन का। अगर मायोसिन की बात करें तो यहाँ पर जो इसका मोनोमर है दैट इज मीरोमायोसिन, और बहुत सारे यूनिट्स ऑफ मीरोमायोसिन दे यूनाइट टुगेदर एंड दे पॉलीमराइज टू फॉर्म अ थिक फिलामेंट ऑफ मायोसिन। ठीक, अब एक बार अरेंजमेंट देख लेते हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होता है। ऐसे एक चेन है एफ एक्टिन की, इसी के साथ में हेलिकली बाउंडेड दूसरी चेन होगी अगेन ऑफ एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन जो है ये दो यूनिट्स हैं इसमें। ठीक है, दो यूनिट्स होंगी। इस एफ एक्टिन के साथ में देखो ये एक्टिन के जो मॉलिक्यूल मतलब एफ एक्टिन के जो मॉलिक्यूल्स है इन पे क्या होता है, यहाँ पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स होती है। हर एक के पास क्या है, मायोसिन के साथ बाइंड करने की लोकेशन है, बाइंड करने की साइट्स है। तो इस जगह पे क्या होगा कि ये जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो हैं ये मास्क हुई रहती हैं बाय अनदर टू प्रोटीन्स। तो सबसे पहले इसमें आएगा ट्रोपोमायोसिन, वो ट्रोपोमायोसिन कुछ ऐसे कवर कर रहा है इसको। ठीक है, ये भी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी दो यूनिट्स हैं ट्रोपोमायोसिन, और इस ट्रोपोमायोसिन पे एट रेगुलर इंटरवल्स क्या प्रेजेंट है, ट्रोपोनिन। तो फाइनली ये ट्रोपोनिन क्या कर रहा है, मास्किंग ऑफ द साइट्स फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। ठीक है, ये जगह जगह पे इस तरह से प्रेजेंट है। ये कंडीशन जो इसमें दिख रही है दिस इज एट द रिलैक्स्ड स्टेट। तो अगर इसको लेबल करेंगे दिस इज एफ एक्टिन, दिस वन इज ट्रोपोमायोसिन एंड ये वाला है ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन में तीन सब यूनिट्स हैं, इस तरीके से है ना, तीन। एक सब यूनिट होती है
फॉर बाइंडिंग विद ट्रोपोमायोसिन। इसका मतलब इस वाली सब यूनिट के वजह से ये जो प्रोटीन है किससे बाइंड कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन से। ठीक है, यहां पर ये जो होगा, ये वाला पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग विद, या इट एक्ट एज अ साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयंस। क्योंकि कैल्शियम आयन का इंपॉर्टेंट रोल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो कैल्शियम जब आके बाइंड करेगा इस यूनिट के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, और ये जो थर्ड है, दिस इज इनहिबिटरी यूनिट। दिस हेल्प इन द इनहिबिशन ऑफ बाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन। मतलब ये यूनिट नहीं चाहेगी कि एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड करे, और अगर एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये रिलैक्स कंडीशन में रखना चाहेगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में फिर ये हट जाएगी। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इस ट्रोपोनिन प्रोटीन के, जिनका तीनों का अपना अलग अलग रोल है। ठीक, तो दिस इज अबाउट एक्टिन। अब मायोसिन में क्या है, मायोसिन हमने कल भी डिस्कस किया था। इसमें हेड और टेल वाला कुछ इस तरह से देखा था ना। इस तरह से रहते हैं, दो वाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये मीरोमायोसिन है। मीरोमायोसिन में इतना पोर्शन इज लाइट मीरोमायोसिन, दिस इज लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, ये वाला पार्ट था हेवी मीरोमायोसिन। लाइट और हैवी। ठीक है, इसमें भी ये जो चीज है ना, ये दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हेड पोर्शन एंड दिस इज द शॉर्ट आर्म। हेड पोर्शन में क्या होता है, दिस मीरोमायोसिन हेड कंटेन्स बाइंडिंग साइट्स फॉर टू थिंग्स। कौन कौन सी, एक एटीपी बाइंडिंग साइट होगी और एक एक्टिन की बाइंडिंग साइट होगी। दो साइट्स हैं, वन फॉर, दिस इज फॉर एक्टिन बाइंडिंग और दिस इज फॉर एटीपी बाइंडिंग। इसका मतलब इस जगह पे एक्टिविटी होती है एटीपीएस। ठीक है, एटीपी यहां पर बाइंड करेगा और एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, वो इस लोकेशन पे होगा, तो इट हैज एटीपीएस एक्टिविटी। ठीक है, तो ये कहानी यहां हुई। यहां पे मैंने कुछ लोकेशंस दिखा रखी थी, ये है इसकी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो एक्टिन के ऊपर मायोसिन के बाइंड करने की जगह है, मायोसिन के ऊपर एक्टिन के बाइंड करने की जगह है। तो ये दोनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, साथ में आएंगी, बाइंडिंग करेंगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। रिलैक्सेशन के टाइम पे इस ये जो एसोसिएशन हुआ था इसका डिटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद आगे प्रोसेस समझते हैं कि कैसे ट्रोपोनिन मास्क करेगा साइट, कैसे फिर अनमास्किंग होगी। ठीक है, इतना एक बार देख लो।
हाँ भाई, नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कैसे वो स्लाइड ओवर होके आते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो दिस स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हग्सले एंड हग्सले। Huxley and Huxley, H.F. Huxley and A.F. Huxley, पूरा नाम है, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगेन एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं उसी का, सार्कोमेयर का। सार्कोमेयर में दो जिगजैग जेड लाइंस थी जिसके साथ में एसोसिएटेड थिन फिलामेंट्स थे। ठीक है ना, दिस इज जेड लाइन, दिस इज अनदर जेड लाइन, और यहां पर ये आई बैंड पूरा बन रहा है which was bisected by this। बीच में इसके क्या प्रेजेंट है, थिक फिलामेंट प्रेजेंट है। कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग ये चीज आती है कि जब यहाँ ये जो मायोसिन के बैंड हैं, मायोसिन यानी आप ये ऐसे कर सकते हो, समझ सकते हो इसमें कि वो जो हेड पोर्शन था वो इस तरह से प्रोट्रूड हो रहा है इसमें मीरोमायोसिन का, ठीक है, ऐसे। ये जो मायोसिन का थिक फिलामेंट है ये तो अपनी जगह रहता है, इसमें जो वो मीरोमायोसिन है जस्ट लाइक ये है, मीरोमायोसिन में जो हेड पोर्शन है वो इस तरह से मूवमेंट करेगा, बाकी जो उसका टेल पोर्शन है वो स्टैटिक रहेगा। जो ये मूव करेगा हेड वाला रीजन साथ में अटैच होगा एक्टिन के, और एक्टिन के बैंड्स को अंदर की तरफ खींच के लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरी के हिसाब से ही होता है कि ये जो थिन बैंड्स हैं दे स्लाइड ओवर दिस थिक बैंड। यहाँ पे ये है, ये ऐसे अंदर आएंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, एंड ड्यूरिंग रिलैक्सेशन दे गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो यहाँ पर स्लाइड हुआ इन, स्लाइड आउट, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये जो आई बैंड है ये अंदर आया, ठीक है, ये अंदर आया तो फिर पोजीशन इसकी ही तो चेंज हो जाएगी, जेड लाइन भी कुछ अंदर की तरफ आएगी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस, यानी लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर विल रिड्यूस। सार्कोमेयर क्या है, यहां से यहां तक ये पूरा सार्कोमेयर है, दो जेड लाइन के बीच में जो पोर्शन है पूरा, ये दो जेड लाइन के साथ में क्या बन रहा है, फंक्शनल यूनिट बन रही है सार्कोमेयर। सार्कोमेयर की लेंथ रिड्यूस हो रही है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, दो जेड लाइन इनवर्ड मूव कर रही है, इनके जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड ओवर हो रहे हैं थिक फिलामेंट के, और थिक फिलामेंट बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्या चीजें चेंज होंगी यहाँ पर, बीच में क्या थी, एम लाइन, ठीक है, ये जोन क्या था, एच जोन, हेंसन्स जोन। ये एच जोन किसका बना होता है, नॉन ओवरलैप्ड पोर्शन ऑफ द थिक फिलामेंट। उस थिक फिलामेंट में कोई आई बैंड की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, एक्टिन की ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो वो जो एच जोन है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अभी ये ऐसे है, बीच में जोन नॉन ओवरलैपिंग रीजन का है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एच जोन भी रिड्यूस करेगा, ठीक है, एच जोन भी कम होगा। तो एच जोन कम हो रहा है, थिन फिलामेंट अंदर आ रहे हैं यानी एक्टिन फिलामेंट्स मूव कर रहे हैं, और जेड लाइन भी अंदर की तरफ मूव कर रही है, इनवर्डली मूव कर रही है, तो सार्कोमेयर की लेंथ भी कम होगी।
ये सब होगा आपके जब फिलामेंट स्लाइड करेंगे, इसका मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो अब क्या क्या मैकेनिज्म हो रहा था यहाँ एक्टिन और मायोसिन के पॉइंट पे, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। जस्ट इमेजिन ये वो मीरोमायोसिन के हेड वाली रीजन है। इनके पास क्या था, एक्टिन के लिए बाइंडिंग साइट्स थी, दीज आर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स, और दूसरी बाइंडिंग साइट किसकी थी, एटीपी की। ये वाली लोकेशन एटीपी के लिए लेबल कर लेते हैं, दिस इज एटीपी बाइंडिंग साइट, और ये एक्टिन बाइंडिंग साइट। अभी ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन एक्टिन पे बाइंड करने की साइट, वहां एक्टिन में तो मास्क हो रखी है, यहाँ पे क्या सिनेरियो है, यहाँ इस जगह पे एटीपी बाइंड है। जब मसल रिलैक्स रहेंगी उस टाइम पर यहाँ एटीपी है बस बाइंडेड फॉर्म में, ठीक है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है उस टाइम पे ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, अभी हम मायोसिन के एंड पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्टिन के एंड पे भी देखेंगे अभी। ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी टूटेगा और इसके टूटने से क्या बनेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ठीक है। ये प्रोसेस कब होगा, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिन पे एक सिग्नल आएगा वहां पे और साथ में मायोसिन पे भी होगा। तो मायोसिन पे जो चेंज हुआ ये कि जहां पर एक्टिन जुड़ा हुआ, जहां पर सॉरी एटीपी जुड़ा हुआ है, एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, एटीपी टूटेगी, एनर्जी रिलीज होगी, और ये जो एडीपी है ये बनेगा। ऐसा हुआ ना, जो ये एनर्जी रिलीज हुई इसने क्या किया, इस मायोसिन के हेड को किससे बाइंड करा दिया, एक्टिन से बाइंड करा दिया, ठीक है। ये बाइंडिंग हो जाएगी एकदम तेजी के साथ। उसके बाद वहां से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा। इसके रिलीज होते ही वो जो बाइंड हुआ था एक्टिन के साथ, फॉर एग्जांपल ये एक्टिन है, यहाँ पे मायोसिन की बाइंडिंग हुई है, बाइंड तो होगा एडीपी बनते ही, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते ही वो शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो यानी बाइंडिंग हुई और फिर शिफ्टिंग हुई, एडीपी बनते ही बाइंड हुआ और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होते ही शिफ्ट हो गया, अंदर की तरफ मूव कर गया एक्टिन, ठीक है। ये कहानी तो होगी मायोसिन पे। अब एक्टिन पे क्या हो रहा है, एक्टिन का भी समझ लेते हैं। एक्टिन से समझने से पहले we'll discuss with the what is happening in the cell। इस तरह से हमने वो सेल पढ़ी थी, पेरिफेरल न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पे क्या है, इसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बिहेविंग एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, बहुत सारा कैल्शियम है इसमें। और ये किस टाइप का है, एससीआर टाइप का है, एंड बहुत सारा कैल्शियम ये स्टोर करके रखता है। एक मोटर न्यूरॉन आएगा सिग्नल लेके, नर्वस सिस्टम से सिग्नल आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मोटर न्यूरॉन में यहाँ पर लास्ट में कुछ इस तरह से सिनेप्टिक नोड्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड होता है। जैसे ही ये एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ पर आ रहे हैं, वो जो सिग्नल आया है उस सिग्नल ने क्या किया, यहाँ पर रिलीज करा दिया एक न्यूरोट्रांसमीटर को जो इसके अंदर फील्ड था। इम्पल्स यहाँ तक आई, उस इम्पल्स ने क्या कराया, इसका फ्यूजन करा दिया इस मेम्ब्रेन पे, एंड अल्टीमेटली न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन है यहाँ पर,
एसिटाइल कोलिन, ACH शॉर्ट में लिख देते हैं उसको। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज हुआ। इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए सार्कोलेमा पर होते हैं रिसेप्टर्स, दीज आर ACH रिसेप्टर्स। सार्कोलेमा क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल, ठीक है। तो इस मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे देयर आर रिसेप्टर्स दैट रिसीव्स द एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये उन्होंने रिसीव किया यहाँ पर, इसका मतलब अब जो इम्पल्स इसमें आ रही थी वो ट्रांसफर हो गई है किसको? मसल सेल को, मसल फाइबर को, और यहाँ पर जनरेट हो गया है जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ था, अब वो यहाँ आ चुका है, यानी कि डिस्टर्बेंस आ गया है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में। एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ जो इसकी पूरी मेम्ब्रेन में अक्रॉस होके जाएगा, प्लस टी ट्यूब्यूल में जाएगा, और टी ट्यूब्यूल में जो एक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डायरेक्ट टच में है, इसकी वजह से वो जो नर्व इंपल्स यहाँ से यहाँ ट्रेवल करी और एक्शन पोटेंशियल इस तरफ आया, उसने क्या कराया? कैल्शियम का इफ्लक्स करा दिया। कैल्शियम इफ्लक्स, खूब सारा कैल्शियम कहाँ आ जाएगा? बाहर, ठीक है। बाहर कहाँ पे? सार्कोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तो कैल्शियम बाहर आ गया। अब यहीं प्रेजेंट था एक्टिन। एक्टिन है यहीं पे, एक्टिन के ऊपर ट्रोपोमायसिन भी यहीं पे है, ठीक है, और वो ट्रोपोनिन भी यहीं पे लगा हुआ है। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट हमने पढ़ी थी, कौन सी थी? वो जो कैल्शियम के साथ बाइंड करेगी, थी ना। तो जैसे ही कैल्शियम इस रेटिकुलम से बाहर आएगा तो कैल्शियम कहाँ जाके जुड़ जाएगा? ट्रोपोनिन पे, ट्रोपोनिन पे अटैच होगा, यानी यहां पर प्रोसेस क्या हो जाएगा? सबसे पहला प्रोसेस होगा अराइवल ऑफ द नर्व इम्पल्स फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रही है, क्या है? मोटर न्यूरॉन, क्योंकि एक्शन जो है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होगा, तो ये सबसे पहले सिग्नल आया, ठीक है। यहाँ पर ये जो पूरा एक एसोसिएशन बनता है, इसकी नर्व एंडिंग्स और ये मेम्ब्रेन का, ये जंक्शन कहलाएगा मोटर एंड प्लेट, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहला स्टेप होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन का, यानी सिग्नल तो आना चाहिए ना कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, वो सिग्नल भेजा सीएनएस ने, भेजने के बाद यहाँ पर वो आया, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया इसकी मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो पहला स्टेप है अराइवल ऑफ द इम्पल्स। इस इम्पल्स के अराइवल से क्या होगा? रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम, कहां से? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खूब सारा कैल्शियम बाहर आ गया, ठीक है। अब वो आ गया है साइटोप्लाज्म में मसल सेल के, उसका काम क्या होता है? दिस कैल्शियम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू बाइंड विद द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन प्रोटीन कहाँ है? एक्टिन के ऊपर। थर्ड स्टेप हो जाएगा बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद ट्रोपोनिन। जैसे ही ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन विल अनमास्क द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन। इस एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट थी ना, वो छुपा रखी थी किसने? ट्रोपोनिन ने, ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोनिन किसके साथ बिजी हो गया? कैल्शियम के। तो वो जैसे ही कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, एक्टिन के ऊपर प्रेजेंट मायोसिन की बाइंडिंग साइट्स आर नाउ फ्री। इसका मतलब अब एक्टिन किसके साथ अटैच हो सकता है? मायोसिन के साथ हो सकता है। ये सिग्नल आया नर्व के थ्रू, उसके बाद उसने कैल्शियम बाहर निकाला और कैल्शियम ने जाके ये वाला काम किया, किसको बिजी कर दिया? ट्रोपोनिन को बिजी कर दिया, सो दैट बाइंडिंग साइट विल बी अनमास्क्ड, फ्री, ठीक है। ये स्टेप यहां तक हुआ। जैसे ही उसकी बाइंडिंग साइट फ्री होगी, साइड बाय साइड ये काम भी होगा। मायोसिन के ऊपर एटीपी टूटेगा,
एटीपी के टूटते ही एडीपी बना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, एनर्जी। उस एनर्जी का यूज करते हुए एडीपी की फॉर्मेशन के साथ एकदम से वो क्या करेगा, अटैच कर जाएगा। तो एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है और मायोसिन के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे। ये इतना काम हुआ। उसके बाद यानी एकदम से ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा। एटीपी के टूटने पे किसने तोड़ा एटीपी को, एटीपीएज ने। एटीपीएज जो एटीपी बाइंडिंग साइट है उसके पास एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। हमने एंजाइम का नाम क्या बोला, एटीपीएज। वो क्या कराएगा, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एडीपी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही एडीपी बना तब तो हुआ अटैचमेंट, और जैसे उसमें से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ तो एकदम से जर्क के साथ ये थिन फिलामेंट अंदर की तरफ आएंगे। इतनी स्टोरी समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये कहानी तो कॉन्ट्रैक्शन की है, क्या मसल इंडेफिनिटली कॉन्ट्रैक्ट करती रहेंगी? ऐसा तो नहीं होगा। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो उनमें रिलैक्सेशन भी होगा। रिलैक्सेशन के लिए क्या होना होगा, अब रिलैक्सेशन के लिए उल्टा होगा, उल्टा यहीं से होना शुरू होगा। ठीक है, दोबारा एक बार सिनेरियो देखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुई। सबसे पहले सिग्नल आया, कौन लेके आई, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सीएनएस से सिग्नल आया कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तभी तो हम इनको बोलते हैं वॉलंटरी कंट्रोल में है ये। तो वॉलंटरी मसल्स हैं, कंट्रोल में हमारे विल पावर में। अब क्या होगा, अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन, रिसेप्टर्स ने रिसीव किया और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सार्कोलेमा। उसके बाद ये सारी कहानी कहाँ हो रही है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पे या मोटर एंड प्लेट पे। देन रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन यानी इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आएगा ये टी ट्यूब्यूल के मेम्ब्रेन में डिस्टर्बेंस आएगा, ये पोलराइज से डीपोलराइज हो जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ अटैच्ड ये है, ये भी तो वो डिस्टर्बेंस सेम फील करेगा। दिस विल क्रिएट द कैल्शियम इफ्लक्स, बहुत सारा कैल्शियम बाहर आ जाएगा। कैल्शियम हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी विद ट्रोपोनिन, तो कैल्शियम की बाइंडिंग किससे हो जाएगी, ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन इसके साथ बिजी, तो रिलीज हो जाएगा कहाँ से, उस साइट से जहां मायोसिन बाइंड होना था। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो तो चला। यहाँ मायोसिन पे क्या हो जाएगा, एटीपी टूटेगा और फिर एसोसिएशन ऑफ एक्टिन और मायोसिन विल टेक प्लेस। नाउ व्हाट इज द सिनेरियो फॉर द रिलैक्सेशन ऑफ मसल, यहाँ तक का समझ में आ रहा है ना। अब रिलैक्सेशन पे आप रिलैक्सेशन के लिए जितना ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रहेगा, वो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, लेकिन ये फिर खत्म होना होगा तभी तो सिग्नल रुकेगा। यहाँ एक एंजाइम आता है, एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एज लग गया ना, एंजाइम है, एक एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, विल डाइजेस्ट, हमेशा ब्रेकडाउन उस चीज का होता है जो भी एंजाइम के साथ में सबस्ट्रेट का नाम जुड़ा होता है। तो डाइजेस्ट एसीएच, यानी यहाँ पर जितना ही न्यूरोट्रांसमीटर था इसका जितना यूज होना था वो हुआ, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब मसल को रिलैक्स होना है। रिलैक्स होने के लिए यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट है, क्योंकि रिसेप्टर तो रिसीव करते रहेंगे, इट हैज टू बी डाइजेस्टेड, ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम फिर इंपल्स आए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो। नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगातार कॉन्ट्रैक्शन ही चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एंजाइम आया है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, इसका काम है टू डाइजेस्ट द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। अब ये डाइजेशन हो गया यानी कि खत्म हो गया, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर है नहीं। उस कंडीशन में फिर क्या होगा, रिसेप्टर रिसीव ही नहीं करेंगे। जब रिसीव नहीं करेंगे तो इसकी जो मेम्ब्रेन है जो हो गई थी कैसी, डीपोलराइज, विल बी अगेन रीपोलराइज। तो सार्कोलेमा which was in depolarized state will become repolarized, यानी इसकी पोलैरिटी वापस से मेंटेन हो जाएगी जो बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन पे थी, रीपोलराइज्ड। ओके, ये हो गया। अब जब यहाँ पर कोई टेंशन आई ही नहीं है, एक्शन पोटेंशियल आया ही नहीं है,
नाउ दिस कैल्शियम इफ्लक्स, अब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा। जितना कैल्शियम बाहर घूम रहा था वो कैल्शियम अंदर जाएगा वापस। ठीक है, इसके लिए भी एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उसको अंदर भेजता है, खूब सारे उसको कैल्शियम को। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा, कैल्शियम इनफ्लक्स। और कैल्शियम बाहर आया था तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अगर कैल्शियम बाहर आता ना तो ये ट्रोपोनिन कभी भी वो साइड छोड़ता ना, है ना। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम जिसने कॉन्ट्रैक्शन करवाया, अब वही कैल्शियम हट के वापस से अपनी जगह चला गया जहां पर उसको स्टोर होना है। तो कैल्शियम इनफ्लक्स इनटू कहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला गया। वापस जाने से क्या होगा, ये ट्रोपोनिन तो फिर से वापस वही काम करेगा जो कर रहा था। ट्रोपोनिन will again mask the myosin binding site। तो ये बिल्कुल वही रिलैक्स कंडीशन वाली स्टोरी आ गई। ठीक है, मायोसिन पे क्या हुआ, मायोसिन पे भी तो रिवर्स कंडीशंस होनी चाहिए। मायोसिन पे रिवर्सल ये होगा कि हमें पता है जब मसल रिलैक्स कंडीशन पे है तो एटीपी बाइंडिंग साइट पे एटीपी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब एटीपी टूटता है तो कंट्रैक्शन होगा, और जब एटीपी बन के यहाँ एटीपी जुड़ेगा वो रिलैक्सेशन की स्टेज होगी। ठीक है, अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्शन में देखा था कि एटीपी टूट रहा था ड्यू टू द एक्शन ऑफ एटीपीएज। अब यहाँ पर बनना होगा एटीपी, और एटीपी बनने की वजह से हो जाएगा रिलैक्सेशन। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड इट्स बाइंडिंग ऑन मायोसिन। जैसे ही एटीपी आके बाइंड करेगा तो वो जो क्रॉस आर्म बना हुआ था ना, ये ऊपर एक्टिन था और वो यहाँ ऐसे अटैच था, वो टूट जाएगा। टूटते ही दोनों अब रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। एक्टिन की स्टोरी तो हमने ये देख ली है, हो ही रहा है, लेकिन मायोसिन पे भी क्या होगा, चेंज आएगा। उस चेंज में क्या होना है, एटीपी फॉर्म होगा। अभी तक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना था, कहाँ था वो बन के वहीं साइटोप्लाज्म में घूम रहा था। ठीक है, ये बाइंडिंग साइट पे एटीपी था, यहाँ से एटीपी टूटा, एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया और वो यहीं आसपास घूम रहा है। अब उसी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ के, अब सेम एडीपी तो नहीं जुड़ता, यहाँ पर एक स्टोरी आती है किसकी, आपने नाम सुना होगा, क्रेटिनिन। हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, क्रेटिनिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो फॉस्फोक्रेटिनिन ये प्रोटीन है एक मसल का, ये फॉस्फोक्रेटिनिन में क्या है, फॉस्फेट है। अब एडीपी के साथ में वो फॉस्फोक्रेटिनिन का फॉस्फेट जुड़ता है और साथ में एंड प्रोडक्ट बन जाता है क्रेटिनिन। उसको तो बॉडी से हटाना पड़ता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्रिएटिन से क्रेटिनिन बनता है, ऐसे करके है। ठीक है ना, तो वहां से फॉस्फेट लिया एडीपी ने और बन गया एटीपी, और क्रेटिनिन का हो गया एक्सक्रीशन, उसका करा दिया किडनी ने रिमूवल। तो ऐसे करके बना एटीपी। ठीक, एटीपी का जनरेशन हुआ, एटीपी आके यहाँ बाइंड करेगी और वो जो एसोसिएशन बना हुआ था एक्टिन मायोसिन का वो टूट जाएगा। ये आपकी बुक में देखो यहाँ दिखा रखा है, एक क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन की स्टेज करके यहाँ पे एक पूरा डायग्राम। ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखो, एटीपी शो कर रखी है। एटीपी है, इसका मतलब बाइंड नहीं करेगा। एटीपी की प्रेजेंस ये बिल्कुल गारंटी नहीं करती कि एक्टिन मायोसिन की बाइंडिंग होगी। तो एटीपी जब प्रेजेंट है उस टाइम पर क्रॉस ब्रिज टूटा हुआ है। जैसे ही एटीपी अगले स्टेप में हाइड्रोलाइज हुआ और उसने बनाया एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसकी वजह से आप देख सकते हो बहुत इजीली क्या हो रहा है, वहां पे अटैचमेंट हो रहा है दिस मायोसिन टू द एक्टिन। ठीक है, तो मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच हो गया। अटैच होने से अब यहाँ पर बनेगा क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गई। किसने कराई क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, एटीपी के ब्रेकडाउन ने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी ने। ठीक है, तो मायोसिन हेड जुड़ा। मैंने अभी बोला था कि जैसे ही एडीपी और पीआई बनता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है, एडीपी के बनने से तो सीधा अटैच होगा, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब निकलेगा वहां से तो वो एक जर्क के साथ एक्टिन को पीछे की तरफ खींचेगा, पीछे मींस इनसाइड खींचेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज हुआ एंड देन स्लाइडिंग।
दिस एक्टिन फिलामेंट विल स्लाइड ओवर टू द मायोसिन फिलामेंट। डायग्राम बिल्कुल इसको इजीली शो कर रहा है, देखो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो चुके हैं उस बाइंडिंग साइट से, एंड दिस रिलीज कॉजेज द जर्की मूवमेंट ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द सार्कोमेयर। ठीक है, फिर से क्या होगा, रिलैक्सेशन का प्रोसेस आएगा, रिलैक्सेशन में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगा, एटीपी फॉर्म होके आके बाइंड कर जाएगा एटीपी बाइंडिंग साइट पे, एंड देन क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी शो कर रखी है डायग्रामेटिकली। फर्स्ट केस है रिलैक्स कंडीशन का। इसमें आप जेड लाइन को देखना, दो सार्कोमेयर दिखा रखे हैं। इन दो सार्कोमेयर में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों ही सार्कोमेयर की लेंथ रिड्यूस हो रही है। अब बीच वाली जेड लाइन तो वहीं दिख रही है, लेकिन बराबर बराबर वाली जेड लाइन क्या कर रही है, दे विल श्रिंकिंग डाउन, मतलब अंदर की तरफ वो मूव कर रही है, मूवमेंट कर रही है इनवर्ड। उनके इनवर्ड मूवमेंट से क्या होगा, एच जोन छोटा हो रहा है। कंपेयर करो फर्स्ट दो इमेजेस को, जो थिन बैंड है स्लाइड ओवर हो रहा है थिक बैंड के, एच जोन का साइज घट रहा है, जेड लाइन की पोजीशन भी चेंज हो रही है। जो चेंज नहीं होता वो क्या नहीं होता, थिक फिलामेंट, मायोसिन। थिक 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 में कोई चेंज नहीं है, थिक की पोजीशन नहीं बदलेगी, पोजीशन थिन बैंड की बदलेगी। ठीक है, और थर्ड कंडीशन इसमें दिखा रखी है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड। हद से ज्यादा अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो जीरो हो जाएगा एच जोन, ऊपर तो रिड्यूस हुआ, नीचे वाले में एच जोन है ही नहीं, है तो नहीं है, वहां पर क्या हो रहा है, दोनों एक्टिन के फिलामेंट्स ओवरलैप कर जा रहे हैं, यदि मैक्सिमम रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में एच जोन जीरो हो जाएगा और वापस से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगे। फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, कहीं कहीं पे एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एच जोन जीरो हो जाएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। ठीक, टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स, कितने टाइप के फाइबर्स हैं, टू टाइप्स के। Topic is types of skeletal muscle fibers. So there are two type of skeletal muscle fibers. एक है red muscle fiber और दूसरा होता है white muscle fiber. रेड और व्हाइट, तो सबसे पहली कहानी इनके नाम पे जो रेड और व्हाइट लिखा है ये क्यों आया है दोनों ही स्केलेटल मसल्स, दोनों ही वॉलंटरी कंट्रोल में है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती हैं। ठीक, रेड और व्हाइट जो इनको नाम मिला है यहाँ पर, दे हैव गुड अमाउंट ऑफ, एक पिगमेंट होता है मसल्स का, क्या नाम है उसका, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, जैसे ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जैसा ही कुछ कुछ एक और पिगमेंट है मायोग्लोबिन, ये होता है पिंकिश
या रेड कलर का पिगमेंट कह सकते हैं इसको, मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। तो red muscle fibers are known as red fibers because they are having a good amount of myoglobin। जब इनके अंदर अच्छा खासा ये पिगमेंट होगा तो इनकी अपीयरेंस रेड कलर की हो जाएगी। अब कंट्रेरी क्या होगा, जिनके अंदर कम होगा अमाउंट, एब्सेंट नहीं होता है, कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, लेस अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन एंड साइटोक्रोम। साइटोक्रोम्स हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो एक बार पहले मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन था रेस्पिरेटरी पिगमेंट था, क्या कराता था ये, बाइंड विद ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन का कैरियर था, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। बट दिस मायोग्लोबिन, मायो वर्ड किसके लिए आ जाता है, मसल के लिए, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ये पिगमेंट है प्रोटीनेशियस इन नेचर फाउंड इन द मसल्स। ये मायोग्लोबिन क्या कराएगा, इट स्टोर्स ऑक्सीजन, ये ट्रांसपोर्ट नहीं करा रहा है इसको, ये केवल स्टोर कराएगा। ये स्टोर नहीं कराता, ये बाइंड करता है और जहां जरूरत होती है वहां ट्रांसफर करा देता है। दिस विल ओनली स्टोर द ऑक्सीजन, ये स्टोर हाउस, जैसे कैल्शियम का स्टोर हाउस कौन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ऐसे यहाँ पे क्या करेगा मायोग्लोबिन, ऑक्सीजन को अपने अंदर रोक के रखेगा, स्टोर करके रखेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, वहां पे भी एक पिगमेंट है, उसका काम भी ऑक्सीजन को स्टोर करने का है, कैप्चर करने का है। वहां तो ऑक्सीजन कैप्चर इसलिए होती है ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं। उस पिगमेंट का नाम क्या है, कहानी उल्टी हो गई। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर का पिगमेंट है लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। उसकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है, बट यहाँ पे आ जाओ वापस से। तो है तो ऑक्सीजन के साथ ही एसोसिएटेड, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट कराएगा और ये बस उसको रोक के रखेगा अपने पास, रोक के रखेगा। जितना ज्यादा मायोग्लोबिन उतना ज्यादा स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब उतना ज्यादा रेट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, वहां पर अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन कम तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम, यानी कैसी रेस्पिरेशन होगी फिर, एनएरोबिक। सेकेंड पॉइंट है इसका, ये एरोबिकली रेस्पायर करते हैं। जब ये एरोबिकली रेस्पायर करेंगे तो ऑल्सो नोन एज एरोबिक मसल्स। कहानी जुड़ी हुई है ना मायोग्लोबिन के साथ ही, मायोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करेगा तो सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाएगी फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड, राइट। इनको क्या करना है, एरोबिकली रेस्पायर करना है। जो सेल एरोबिकली रेस्पायर करती हैं उनमें फैटीग बहुत कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर। अब यहाँ की कहानी क्या हो जाएगी, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशिएंसी में ये जल्दी चली जाएंगी, तो दे विल एनएरोबिकली रेस्पायर। सो नोन एज, क्या नाम हो जाएगा इनका, एनएरोबिक मसल्स, एनएरोबिक मसल फाइबर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इनके लिए, ये तो कहानी हो गई इसमें मायोग्लोबिन की और इसकी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की। जहां पर मायोग्लोबिन ज्यादा है वहां पर हमने बोला एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, और एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट क्या है, सेल में व्हाट इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जहां एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे। इसके अंदर क्या होगा, कहानी उल्टी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, फिर रिच ब्लड सप्लाई।
अच्छी खासी ब्लड सप्लाई है, ब्लड इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड में तो आई ऑक्सीजन इस सेल के पास, और यहाँ प्रेजेंट है मायोग्लोबिन, उस ऑक्सीजन को किसने ले लिया, मायोग्लोबिन ने, और स्टोर करा लिया और धीरे धीरे अपनी सेल्स को प्रोवाइड कराते रहे। ठीक है, तो यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई होगी तभी तो ज्यादा ऑक्सीजन आ पा रही है, तभी मायोग्लोबिन इसको ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। यहाँ ब्लड सप्लाई रिच है, यहाँ पर पुअर ब्लड सप्लाई। ठीक है, जब कोई सेल एनएरोबिकली रेस्पायर करने को तैयार होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा, और जब भी मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है क्योंकि रेस्पिरेशन चल रही है इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो क्या हो जाएगा, मसल फटीग हो जाएगा। तो यहां पर मसल फटीग very easily due to lactic acid formation, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से जल्दी होगा फटीग, दे डू नॉट फटीग इजीली, क्योंकि यहां पर तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है ना, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऐसे लैक्टिक एसिड का बनना होगा ही नहीं, ना लैक्टिक एसिड बनेगा ना डिपॉजिट होगा, तो बहुत कम चांसेस है यहां पर। ठीक है, रेड मसल फाइबर्स ऑल्सो shows the slow contraction, slow and continuous contraction, तो उसमें अभी एक दो और नोट कर लो, यहां पर क्या है, दे शो द स्लो एंड कॉन्टिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन का रेट होगा, ज्यादा टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे तो थकान भी कम होगी। यहां पर क्या है, इंस्टेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो जैसे उन्होंने शो किया है स्लो, यहां पर क्या करेंगे, फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट एंड यहां पर कॉन्टिन्यूअस है तो यहां पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे रेस दो टाइप की होती हैं, एक शॉर्ट रेस हो गई जैसे 100 मीटर की, 100-200 मीटर की रेस है, तेज दौड़ना है बहुत ज्यादा, स्प्रिंट, स्प्रिंट राइट, एक होगी मैराथन। ठीक है, दोनों में ऐसे ही डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर स्प्रिंट के लिए आपको जो इंस्टेंट एनर्जी देगी, एकदम से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इंस्टेंट वहां पर काम हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्शन से यानी मसल फाइबर के कौन से वाइट वाले फाइबर्स की वजह से आप स्प्रिंट में दौड़ पाओगे, लेकिन इनमें थकान जल्दी होगी, थकान जल्दी होगी, फिर आप बैठ के बहुत ज्यादा हाफोगे यानी रेट ऑफ रेस्पिरेशन फास्ट हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस चलेगा इस कहानी में। मैराथन में ये काम नहीं करेंगी क्योंकि ये तो जल्दी थक जाएंगी, और मैराथन क्या है, वो तो लॉन्ग प्रोसेस है, काफी डिस्टेंस को कवर करना है, तो वहां स्लो रेट से काम चलेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द मैराथन, तो वहां पर वो वाली कहानी काम आएगी, कौन सी, रेड फाइबर्स की। ठीक है, तो इतना नोट कर लो फॉर रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स। ऐसे ही जैसे एक एग्जाम्पल और आता है इसमें, मान लो हम 4-5 बार स्टेयर्स चढ़ रहे उतर रहे हैं तो थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो हमारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं ऐसे चढ़ने उतरने के टाइम पे, वो वाली जल्दी थकती हैं, लेकिन अगर हम कई घंटे 12-14 घंटे काम कर रहे हैं, आ रहे जा रहे, तो हमारी बैक मसल्स उतनी नहीं थकती, तो जो बैक मसल्स हमारी दे आर रिच इन रेड फाइबर्स। ठीक है, जैसे हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, आईज की मसल्स होती है, जल्दी थक जाती हैं, कुछ देखा, ज्यादा टाइम स्क्रीन देख ली, ज्यादा टाइम पढ़ लिए, थकान बड़ी जल्दी होती है, तो उनमें क्या है, व्हाइट मसल फाइबर, ये कंटेंट ज्यादा है, तो जो मसल फाइबर, जो एरिया मसल का कॉन्ट्रैक्शन करके जल्दी थक जाता है, दैट इज रिच इन व्हाइट पार्ट, और जहां पर थकान बहुत टाइम बाद महसूस होगी या ज्यादा टाइम तक के लिए वहां कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो हो जाएगा आपका रेड मसल फाइबर। तो ये दो टाइप के मसल फाइबर्स हैं। ऐसे ही इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ एससीआर और कैल्शियम, इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है, एनसीईआरटी ने चीजें मेंशन कर रखी हैं इसमें।
एनसीईआरटी वाला एक बार लाइन देख लेना, ठीक है। एक लास्ट जो मैंने बोला था अभी, वो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लिख लो, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम, यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा है, इसका मतलब कैल्शियम भी ज्यादा, इनका नंबर ज्यादा होता है। इस केस में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कैल्शियम का नंबर कम होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। अच्छा, ये जो लैक्टिक एसिड बना फिर इसका क्या होगा, आइडिया है कुछ? जो लैक्टिक एसिड बना हमारे वाइट मसल फाइबर में, लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया, और मसल फैटीग, वो जो क्रैम्प्स होते हैं, जो कोई जिम जाता है अचानक से बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर ली, या आप कभी बैठते नहीं थे, ऐसे उखड़ू बैठ गए, पैर दुखने लगे, कोई भी आपने हैवी वर्कआउट कर लिया, जो बॉडी को जिसकी आदत नहीं थी पहले, तो आपकी बॉडी का वो पार्ट दुखने लगता है, होता है ना ऐसा, कुछ टाइम तक के लिए होता है ऐसा, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया। तो वो लैक्टिक एसिड का फिर आगे फेट क्या है, नहीं पता। उसमें से क्या होता है, लैक्टिक एसिड वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू होता हुआ लिवर में, और लिवर में वो लैक्टिक एसिड जो कहां बना था, मसल्स में, ये वाया ब्लड कहां पहुंचा, लिवर में, और लिवर में चलती है कोरीज साइकिल। कौन सी साइकिल चलेगी, कोरीज, कोरीज साइकिल। इस कोरीज साइकिल के थ्रू लिवर विल कन्वर्ट द लैक्टिक एसिड बैक इनटू द ग्लूकोज, यानी ये लैक्टिक एसिड फिर से टूट के क्या बना देगा, ग्लूकोज ही बना देगा। लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज बना, और ये ग्लूकोज फिर से पहुंच गया वाया ब्लड किसको, मसल्स को, फिर मसल इसको यूटिलाइज करेंगी। फिर कभी ऐसा होगा कि ऑक्सीजन डिप्लेशन होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, अगेन लैक्टिक एसिड बनेगा, वो लैक्टिक एसिड का मेजर पोर्शन विल बी सेंट टू द लिवर, लिवर में चलेगी कोरी साइकिल, और वो लैक्टिक एसिड फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड वहां से हार्ट पे जाएगा पूरा ब्लड, और देन पूरी बॉडी को स्प्रेड आउट हो जाएगा, बॉडी में यानी मसल्स में जाके फिर से वो यूटिलाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो ये फेट हो जाता है फिर लैक्टिक एसिड का, इसलिए कुछ टाइम तक के लिए हमें वो क्रैम्प फील होते हैं, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो जाता है, क्योंकि ये लिवर कर रहा होता है ये सब कुछ। हाँ, ठीक है, ओके।